हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम जो अपना चैप्टर मोशन कर रहे थे तो उसमें हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। हमने गति का ग्राफीय निरूपण देखा था, जिसमें हमने मोशन को एक अलग तरीके से समझने की कोशिश की थी। हमने ग्राफ के माध्यम से मोशन को समझा था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2 मिनट के लिए अब जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो बच्चों, ये था हमारा, यहाँ हमने गति का जो ग्राफीय निरूपण है वो समझा था, जिसमें हमने क्या कहा था बच्चों कि इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, 2 तरीकों के ग्राफ से हम गति को समझ सकते हैं। कैसे कैसे हमने कहा था, एक तो होता है इसमें दूरी या विस्थापन समय ग्राफ, या इसको आप जनरली ऐसे बोल सकते हैं दूरी समय ग्राफ। और क्या था, वेग समय ग्राफ। यानी कि 2 तरह के ग्राफ थे जिनको हमें पढ़ना था। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक ग्राफ तो हमने पढ़ लिया था, कौन सा, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, आपको याद आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया था समय को, वाई एक्सिस पे हमने लिया था दूरी या फिर विस्थापन को। ठीक है, सेम यहाँ पे लिया था। तो ये जो हमारी कंडीशन थी, ये जो ग्राफ था, ये था हमारी, ये हमें क्या बता रहा था, एक समान गति को बता रहा था, और ये बता रहा था असमान गति को बता रहा था। फिर हमने एक समान गति और असमान गति को समझा था। हमने क्या कहा था बच्चों, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। हमने समझा था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने असमान गति को पढ़ा था। ठीक है, इसमें तीसरा केस था रेस्ट विराम अवस्था का, जिसको हमने क्या कहा था कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, यानी कि समय बदलता जाएगा लेकिन स्थिति, वो वस्तु जो है वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे थे बच्चों, रेस्ट कह रहे थे, विराम कह रहे थे। ठीक है, तो यही सब था, हमने इसमें देखा था अपना क्या था बच्चों, ये दूरी और समय ग्राफ। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अपना दूसरा ग्राफ लेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, ये है हमारा वेग समय ग्राफ। इसमें क्या है बच्चों, अब भाई ग्राफ है तो ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। जो ये नीचे क्षैतिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर होती है, इसके ऊपर जो खड़ी हुई होती है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, वाई एक्सिस। क्लियर है, सेम यहाँ पे होगा एक्स और सेम यहाँ पे होगा वाई। ये जो ऊपर वाली है इसको वाई कहते हैं और ये नीचे वाली को एक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब आप देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वेग और समय ग्राफ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे बच्चों, हम लेंगे समय को। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, वेग को। ठीक है, और इस जो यहाँ पे ये जो होता है, ये पॉइंट जहाँ से दोनों स्टार्ट होती हैं, मिलती हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको हम कह देते हैं ओ से डिनोट कर देते हैं। और मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु को 0 0 से प्रदर्शित करते हैं, ये इसके निर्देशांक होते हैं। ठीक है, निर्देशांक क्या होते हैं अभी आपको ये समझने का ज़रूरत नहीं है। बस ये मान लीजिए, ये जो होता है ना, एकदम नल पॉइंट होता है, कहने का मतलब ये शून्य है यहाँ पे। ठीक है, कि भाई अब यहाँ पे देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जब समय बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है 1 2 3 वैल्यू, कुछ और भी हो सकती हैं, 5 8 10 5 10 15 कुछ भी, लेकिन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 0 है और यहीं से आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेग है, वेग कैसे बढ़ेगा भाई, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, तो जब बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यहाँ 0 है, यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ और ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ग्राफ पे वैल्यूज़ बढ़ती और घटती हैं। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर भी तो हम समय ले रहे हैं इस वाले ग्राफ में। ठीक है, मतलब कि वेग समय ग्राफ की ही 2 स्थिति हम पढ़ रहे हैं, 2 केस पढ़ रहे हैं दोनों ये वेग समय ग्राफ ही। क्यों भाई, यहाँ पे एक्सिस पे समय दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे वेग लिया हुआ है, सेम ऐसे यहाँ पे लिया हुआ है हमने। ठीक है, लेकिन इसके 2 केसेस होते हैं, उन केसेस को हमें पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे बच्चों, तो हमने देखा कि समय इस तरह से बढ़ता है और वेग इस तरह से बढ़ता है। अब आपके सामने 2 केसेस हैं, एक में तो एकदम सीधी लाइन जा रही है और एक में ये इस तरह की लाइन दिख रही है। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पहले मैं पिछली क्लास को आपको बताऊँगा, क्या बताया था हमने
कि जब हमने इस ग्राफ को पढ़ा था, किसको, दूरी और समय ग्राफ को, यहाँ पे हमने समय को लिया था, इस पे हमने दूरी को लिया था, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो बच्चों हमने क्या कहा था, अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ के बीच में जो भी लाइन बनती है, ठीक है, चाहे वो कैसी भी बने, इधर उधर कुछ भी बने, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। अब इस ग्राफ में क्या स्लोप है, ये स्लोप है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या स्लोप है, ये स्लोप है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये जो जा रहा है ये स्लोप है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो दूरी और समय ग्राफ में ये स्लोप किसकी वैल्यू देता था, हमें वेग की वैल्यू देता था बच्चों, तभी हमने इसके ऊपर v लिखा हुआ है, ठीक है। किसकी वैल्यू देता था, हमें v की वैल्यू देता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दूरी और समय ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वेग की वैल्यू देता है, ठीक है। बोलिए मेरे साथ साथ बच्चों एक बार, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि दूरी और समय का जो ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वेग की। दूरी और समय का जो ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप बनता है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वेग की, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर रहे थे हम किसकी, अपने वेग समय ग्राफ की। तो इसी प्रकार भाई, अब ये इसका ग्राफ है, वेग और समय ग्राफ है, इसके बीच ये बन रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक स्लोप है, ये भी एक स्लोप है, ठीक है बच्चों, ये भी एक स्लोप है और ये भी एक स्लोप है। तो ये हमें किसकी वैल्यू देगा, जब भी वेग और समय ग्राफ की बात होगी तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें वैल्यू देगा किसकी बच्चों, बताइए। ये हमें वैल्यू देगा बच्चों त्वरण की, किसकी वैल्यू देगा, त्वरण की। और त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एक स्लोप है, किस किस के बीच है, वेग और समय ग्राफ के बीच है। तो ये किसकी वैल्यू देगा हमें, त्वरण a की वैल्यू हमें देता है, ठीक है। चाहे वो स्लोप कैसे भी बने, बस वो वेग और समय ग्राफ के बीच में बनना चाहिए, तो उसके बीच जो भी स्लोप बनेगा वो हमें त्वरण की वैल्यू देगा। और दूरी और समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसकी वैल्यू देगा, किसकी देगा, याद करिए, वो हमें वेग की वैल्यू देगा या फिर चाल की वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये था इसमें नॉर्मली, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें जानते हैं बच्चों इनके बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ को तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो केस है हमारा, ठीक है, इस केस को हम नाम देते हैं एक समान चाल। क्या नाम देते हैं बच्चों, एक समान चाल। अब इसको एक समान चाल नाम क्यों दिया है हमने, वो भी देख लेते हैं। अब बच्चों अब आप एक बात देखिए, यहाँ हमने ये बनाया, ठीक है। अब आप देखिए, यानी कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस जो ये जो इसके ऊपर ये खड़ी हुई लाइन है, ये हमें किसकी वैल्यू दे रही है, वेग की, ठीक है। किसकी वैल्यू दे रही है, वेग की। अब वेग तो यहीं का यहीं है, अब यहीं पे कोई वस्तु मान लीजिए, अब वो यहीं कहीं रुकी हुई है, तो समय तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, समय ऐसी तो बढ़ता है बच्चों, मैंने आपको बताया ना। तो समय तो बढ़ता जा रहा है, ये देखिए जा रहा है, तभी तो ऐसा स्लोप बना। समय तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ऐसे ऊपर थोड़ी बढ़ रहा है। अगर वेग भी बढ़ता और समय भी बढ़ता तो ये जाता इस तरह से, कहीं ऐसे जाता, लेकिन अब जा रहा है बस ऐसे, यानी कि वस्तु यहीं की यहीं रुकी हुई है, उसका वेग नहीं है कुछ भी, उसका वेग कुछ नहीं है, बस समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। और वेग जो है यहाँ पे वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बच्चों वेग की। अब यहाँ पे तो ज़ीरो है वेग की वैल्यू, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ होगी। तो जो यहाँ पे वेग की वैल्यू है वो जो है वो वही रहेगी और समय बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी बाइक चला रहे हैं, बाइक आपने कर ली उस पर 50 की स्पीड पे आप बाइक चला रहे हैं, तो आप जो है ना 5 मिनट तक आपने उसी एक्सीलेटर को वहीं दबाया हुआ है और आपकी बाइक उसी स्पीड पे चल रही है, तो समय तो बदलता जाएगा बच्चों, ठीक है। समय तो भाई आप मान लीजिए 5 बजे आपने अपनी बाइक की स्पीड 50 कर ली, अब समय बढ़ा 5:05 हो गई, तो अब भी आपने स्पीड अपनी वही कर रखी है 50, ठीक है। तो वही वाला केस है ये कि क्या बच्चों, यहाँ पे समय बढ़ता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, लेकिन वेग वही का वही है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस केस को कहा एक समान चाल। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब ये वाला केस देखते हैं, ये क्या है। इसको कहते हैं बच्चों एक समान त्वरण केस। क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। अब इसको एक समान त्वरण क्यों कहा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है भाई। अब बच्चों इसमें क्या था, इसमें समय बढ़ रहा था, समय तो बदलता जा रहा था और वेग वही का वही था, वही जो मैंने आपको बाइक वाला एग्जाम्पल बताया। अब इसमें क्या है बच्चों, अब आप बाइक चला रहे हैं,
लेकिन आप क्या है बाइक की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं है रैंडमली आपने एकदम बढ़ा दी भाई, स्पीड एकदम फुल कर दी, एकदम पूरा एक्सीलेटर खींच दिया, ऐसे नहीं। मतलब आप एक समान गति बढ़ाते जा रहे हैं। 10 बढ़ाई, 20 बढ़ाई, 30 बढ़ाई, 40 बढ़ाई, 50, तो कितने कितने आप बढ़ते जा रहे हैं, 10 10 10 10 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वही है। अब आप देखिए भाई, मान लीजिए आपने यहाँ जीरो से स्टार्ट की, जीरो समय से चलना शुरू करा और जीरो ही वेग है इस वक्त इसका। तो देखिए अब इस मान लीजिए आपकी बाइक यहाँ आ गई। ठीक है, आपकी बाइक यहाँ आ गई, तो यहाँ पे देखेंगे समय क्या है। मान लीजिए अब इसको समय और वेग देखने के लिए हमें ऐसे ऐसे मिलानी पड़ेंगी इनके पॉइंट्स को। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई समय था, मान लीजिए 1 मिनट है यहाँ पे। खैर सेकंड में लेते हैं हम समय, तो सेकंड की बात करते हैं। मान लीजिए 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपका वेग आपने ले लिया भाई 1 किलोमीटर पर आवर का आपने वेग ले लिया। ठीक है, 5 सेकंड में 1 किलोमीटर पर आवर की आपका वेग हो गया। ठीक है, अब अगली कंडीशन देंगे। अब आपकी वेग आगे बढ़ेगी, ये जो है आपकी भाई बाइक आगे बढ़ेगी ना। अब समय, अब मान लीजिए यहाँ पे आ गई आपकी बाइक। अब यहाँ पे देखेंगे डाल के कि क्या समय हुआ और क्या वेग हुआ। अब मान लीजिए भाई क्या कहें, अब मान लीजिए ये समय हो गया 10 सेकंड हो गया। कितना हो गया बच्चों, 10 सेकंड हो गया। अब आपका वेग हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, मतलब एक समान उसमें बढ़ती जा रही है आपकी। भाई यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर थी, अब 2 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। समझ रहे हैं बच्चों, तो एक समान त्वरण हो रहा है। त्वरण हम किसे कहते हैं, एक बात ध्यान, ये बात आप याद करिए पहले। त्वरण क्या कहते थे हम, किसको कहते थे, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, वेग परिवर्तन की दर को। वेग परिवर्तन की दर का क्या मतलब है, एक समय में जो भी वेग में परिवर्तन होता है, एक समय में जो भी वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, वो एक समय कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड हो सकती है, 1 मिनट हो सकती है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बिल्कुल समान हो रहा है। पहले यहाँ पर ये 1 था, अब 2 हो गया, अगली कंडीशन में हो सकता है 3 हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस केस को कहा एक समान त्वरण। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात इनकी। बेसिकली मैंने आपको इतना ही इसलिए समझाया ताकि आपको इनके ये नाम जो हैं क्यों रखे गए वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही था बेसिकली वेग और समय ग्राफ, इस तरह से हम पढ़ते हैं। इसके 2 केस होते हैं ये, एक का नाम है एक समय चाल, वो सॉरी एक समान चाल क्यों कहा हमने देख लिया, एक समान त्वरण क्यों होता है ये भी हमने देख लिया। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो कि हमें न्यूमेरिकल जो हम करेंगे, अपने न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें वो हमें काम आएगी। अब भाई हमने ये तो देख लिया कि जो भी वेग समय ग्राफ का जो स्लॉप होता है वो हमें त्वरण की वैल्यू देगा। ठीक है ना भाई। लेकिन इस ग्राफ से हम दूरी या फिर विस्थापन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दूरी या विस्थापन की। कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लीजिए भाई यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया ए, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया बी। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है या विस्थापन निकालनी है, आप जो मानना चाहो वो मान लो। ठीक है, तो ए से बी के बीच की मुझे क्या निकालनी है, दूरी या फिर विस्थापन। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए बच्चों एक तरीका होता है। क्या, आप यहाँ से एक डालिए परपेंडिकुलर या फिर लंब डालिए। क्या डालिए बच्चों, परपेंडिकुलर या फिर लंब। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो कि सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम कहते हैं लंब। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने क्या डाला, लंब, तो इसके सामने वाली साइड पे इसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। क्लियर है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारे सामने, क्या दिख रही है एक फिगर, आप ये देखिएगा, इसको मैं सी कह देता हूँ, इसको मैं डी कहता हूँ, जहाँ ये मिली है। अब इस फिगर को देखिए ए बी सी, इसको चलो सी कह देता हूँ मैं, और इसको मैं डी कह देता हूँ। ठीक है, अब इस फिगर को देखिए ए बी सी डी को, ए बी सी डी को, तो बच्चों ये कैसा बन गया, ये बन गया बच्चों रेक्टेंगल। कैसा बन गया, रेक्टेंगल। कैसा बन गया भाई, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि बहुत बेसिक है, आपको पता भी होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल बच्चों एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 भुजाएं हों। क्वाड्रिलेटरल होता है ऐसा कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। ठीक है, और उनके जो ये जो एंगल होते हैं चारों, ये होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं बच्चों, रेक्टेंगल।
क्या बताया? जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर हों। इसके सामने की साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये वाली दोनों भी आपस में बराबर होंगी, और इनके जो भी एंगल्स होंगे जहाँ ये मिलेंगी साइड्स, ये सारे कितने होंगे? 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। तो ए से बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? हमें जो है, जो भी हमारी फिगर बनी इसका हम निकाल लेंगे एरिया। क्या निकाल लेंगे बच्चों? एरिया। ये जो हमारी फिगर बनी इसका हम निकाल लेंगे एरिया। वही एरिया हमें क्या देगा? एरिया, या फिर हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बच्चों? क्षेत्रफल। वही क्षेत्रफल हमें क्या देगा? दूरी देगा। ठीक है, मैं आपको याद करने के लिए लिख देता हूँ, एरिया या फिर क्षेत्रफल इक्वल्स टू दूरी, या फिर विस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम वेग समय ग्राफ में दूरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, चलो इसी में देख लीजिए आप। मान लिया भाई मुझे, अब ये 2 पॉइंट माने मैंने, मान लिया है ना, ये 2 पॉइंट माना मुझे ये वाली दूरी निकालनी है इन दोनों पॉइंट के बीच की। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, है ना भाई। लेकिन बच्चों अब नहीं बनेगा ये क्या? रेक्टेंगल। अब तो ये कुछ और फिगर बन गई, है ना। अब तो ये कुछ और फिगर बन गई, क्योंकि रेक्टेंगल तो बिल्कुल ऐसा होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पर यहाँ थोड़ी बन रहा है, यहाँ तो कुछ और एंगल हो जाएगा। क्लियर है? चलो वो तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों इनके, बाकी आपको तब समझ में आएगा। लेकिन बस आप अब जो है आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि अगर जैसे मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी कि इस पूरा जो ये रीजन है ना, ये जो पूरा ये है, ये जो आपको दिख रही है आकृति, इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल, एरिया निकालना पड़ेगा। वही हमें क्या देगा? दूरी या फिर विस्थापन देता है। ठीक है, तो यही सब था इसके अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें बस समझने का खेल था, ज़्यादा इसमें को वो नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा हमें थ्योरी या फिर चीज़ों को बहुत सारे हमें कंसेप्ट लिखने हैं इसमें। ठीक है, तो समझने का खेल था। क्या था? वेग समय ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम समय को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम वी को लेते हैं। इसका जो स्लॉप होता है वो हमें त्वरण देता है। इसके 2 केसेस हैं। पहला केस है एक समान चाल का, वो कैसे होती है वो हमने देखा। दूसरा केस है एक समान त्वरण का, वो कैसे होता है ये हमने समझ लिया। ठीक है, दूसरा हमने मेन बात आपको क्या बताई कि अगर इसमें हमें दूरी निकालनी हो तो वो किसके थ्रू निकलेगी? वो क्षेत्रफल के थ्रू निकलेगी। क्षेत्रफल ही हमें क्या देगा? दूरी या विस्थापन देगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है जो हमने शुरू किया था पिछली क्लास में, गति का ग्राफ्य निरूपण, इसके दोनों जो ग्राफ हैं वो हमने समझ लिए हैं, हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगला अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे जो बेस क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पेपर के उससे भी, और आपको आने भी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।